हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने लेक्चर एक हमारा सिटीजनशिप पे हुआ है, जिसमें हमने भारत में नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है उस पर विश्लेषण किया है। तो ये उसी पर आधारित जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पे जो है जो थ्योरी है उस पे जो आधारित क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे और MCQ डिस्कस करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। अब क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे, उसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन हैं उनको समझने के लिए आपको पार्ट टू जिसमें आपका आर्टिकल 5 से लेके 11 तक ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। और ये पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें हमारा क्या है, सिटीजनशिप मेंशन है। और इसके साथ ही जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन और सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये जो भी हमारा लेक्चर है ये दो बातों पर है। एक तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 और एक हमारा पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक रहेंगे। तो इन्हीं पे जो है हमारा रहेगा। अब इसमें जो आर्टिकल हैं वो हमारे ये हैं। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान जो यहाँ पर हैं। 6 में है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का अधिकार फॉर सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो भारतीय स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन लोगों के लिए सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 6 के तहत है। फिर है आर्टिकल 7 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो इसमें क्या है, जो इंडिया के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, फिर वो लोग वहाँ से जो आए उनके लिए है। फिर हमारा 8 है, आर्टिकल नंबर 8 है, अनुच्छेद 8 है। इसमें क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं ऐसे भारतीय नागरिकों के लिए जो है सिटीजनशिप से संबंधित क्या प्रोविजन है। इसी से संबंधित एक हमारा है NRI जिसे बोलते हैं, NRI, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन। जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं तो नॉन रेजिडेंट्स हो गए और वो है इंडियन, तो उनके लिए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 8 में है। फिर है आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी ए सिटीजन। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उनके लिए जो प्रोविजन है कि हम उन्हें इंडियन की सिटीजनशिप से हटा देंगे या उनकी सिटीजनशिप इंडिया की समाप्त हो जाएगी। तो वो हमारा कहाँ है, आर्टिकल नंबर 9 में है। और 10th में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। जो नागरिकता का अधिकार है लोगों का उसको आगे बढ़ाते जाना, कंटिन्यू करते जाना एवरी जो हमारा जनगणना होती है सेंसस के बाद, तो वो कहाँ पर है, आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 में हमारा क्या है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब जो सिटीजनशिप से संबंधित जो लॉ हैं, जो रूल हैं या जो प्रोविजन है उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, अर्थात भारत की संसद के पास है। तो ये हमारा पार्ट 2 में जो आर्टिकल है वो है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और एक हमारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसको हमें याद रखना है, इसके बारे में समझना है। इन दोनों का विश्लेषण मैंने इसके जो थ्योरी वाला लेक्चर है उसमें कंप्लीट किया है, तो उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी को हमें यहाँ पर देखने। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द प्रोविजन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। मतलब जो पाकिस्तान के लिए जो माइग्रेंट गए थे इंडिया से, वो जो वापस आएंगे तो उनके लिए जो सिटीजनशिप का है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 7 में रहेगा।
और ये हमने यहाँ पे अभी आपको जस्ट अभी डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 7 में राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान का है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत जो सिटीजनशिप के लॉ हैं उनको रेगुलेट करती है? तो ये अभी हमने जस्ट देखा था आर्टिकल नंबर 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स टिल नाउ। जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम है, इसको अभी तक कितने बार जो है अमेंडेड किया गया है, संशोधित किया गया है? तो ये हमारा अभी तक कितने टाइम 5 टाइम्स जो है अमेंड हो चुका है। और वो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखो 1986 में फर्स्ट टाइम हुआ, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 1986, 2003, 2005, 2015 और 2019 इन 5 ईयर्स में जो है 5 टाइम्स जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित किया जा चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ए पर्सन कैन बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो 1955 का एक्ट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 है, उसमें कितने प्रकार से कोई व्यक्ति सिटीजन बन सकता है इसका वर्णन है। तो वहाँ पर कितने प्रकार हैं? 5 टाइप्स है जिससे वो नागरिक बन सकता है और 3 टाइप्स है जिससे उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 में क्या दिया? बाय बर्थ, जन्म से, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन और बाय डिसेंट, और लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये हमारे पांचों, ये इसका मतलब है जन्म से, ये हमारा जो है नेचुरलाइजेशन से, और ये रजिस्ट्रेशन से, नामांकन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर कोई व्यक्ति कहीं बाहर जन्म लेता है लेकिन यदि उसके पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं तो उससे भारत का नागरिकता मिल जाएगी। तो वंश से हो गया। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब इसका मतलब है कि कोई राज्य या कोई ऐसी राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी है जिसे भारत में मिला लिया गया है, तो वहाँ के जो नागरिक रहेंगे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी क्योंकि उनका क्षेत्र ही भारत में मिला लिया गया है। तो ये हमारे 5 के 5 जो प्रकार हैं ये हमारे 1955 के एक्ट में इनका वर्णन है। तो यहाँ पर जो है आपका 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों जो है स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन हुए उसको आपको देखना है कि उसमें क्या प्रावधान थे। तो पहला स्टेटमेंट है, द अमेंडमेंट परमिट्स मेंबर्स ऑफ 6 कम्युनिटीज। कितनी जो है समुदाय को? 6 समुदाय को, 6 कम्युनिटीज को परमिट करता है। और वो कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो हमारे ये जो है हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ये 5 कम्युनिटी जो हमारी है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर इंडिया आती हैं तो उन्हें हम जो है नागरिकता देने के लिए हमने अमेंड किया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप फ्रॉम 15 ईयर्स टू 10 ईयर्स। तो ये भी हमारा जो है, ये हमारा इसमें 15 ईयर्स टू 10 ईयर्स नहीं है, ये रॉन्ग है। इसमें है कि पहले 11 ईयर्स का कॉन्सेप्ट था कि कोई व्यक्ति जब भारत में रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उससे पहले 14 वर्ष के दौरान, उससे पहले के 14 वर्ष के दौरान 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। तो 11 वर्ष तक भारत में रहा हो तो उसे हम लोग नागरिकता देंगे। लेकिन जब हमने 2019 में अमेंडमेंट किया है तो इसमें यह है हमारा कि ये हमारा 5 ईयर्स पे कर दिया है हमने। कब कर दिया है? 5 ईयर्स पे, क्योंकि इसमें यह बोला गया था कि दिसंबर 2014 है,
से जो पहले जो लोग आ गए हैं, दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ गए हैं, वो 2019 के तहत भारत की नागरिकता ले लेंगे इस अमेंडमेंट के बाद। तो यहाँ पर जो गैप है वो 5 इयर्स का है। मतलब हमने जो ये टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस किया है, ये 11 ईयर पहले था, अब ये हो गया है 5 ईयर। तो ये 5 ईयर पे हमने 11 से 5 ईयर पे रिड्यूस किया है, और यहाँ पर लिया है 15 ईयर्स से 10 ईयर्स। तो इसलिए ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब हम लोग इसका आंसर बनाएंगे ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। ये यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। और 1 हमारा क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये हमें याद रखना है। ये हमारा यहाँ से यहाँ पे दिया गया है 11 से 5 कर दिया। पहले लोगों को ये आवश्यकता होती थी कि वह पिछले 14 वर्षों में 11 वर्षों तक भारत में रहे हों, लेकिन अब प्रावधान ये कर दिया गया है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या जब वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे ठीक पहले 5 इयर्स वो भारत में रह रहे हों, भारत में 5 ईयर से रह रहे हों। तो अब 11 से 5 ईयर पर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रेस्क्राइब्स हाउ मेनी वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। मतलब जो ये एक्ट है हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें कितने प्रकार वर्णन हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है 3। तो यहाँ पर जो है 3 वेज हैं यहाँ पर। उसमें 1 में क्या है हमारा, यह है हमारा रिनाउंसिएशन। इसका मतलब होता है आप घोषणा कर दीजिए कि हम जो है त्याग कर, इसका मतलब होता है स्वयं त्याग दें, त्याग कर। कोई व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है तो वो अपना दे लिखित और भारत का नागरिकता त्याग करके कहीं और रह सकता है। दूसरा है टर्मिनेशन से। इसका मतलब वो होता है कि किसी व्यक्ति ने, टर्मिनेशन से मतलब होता है समाप्त करने के द्वारा, समाप्ति द्वारा, समाप्त करके। तो समाप्त करके कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है या वो लगातार 7 वर्षों तक बाहर रह रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और जो थर्ड है डिप्राइवेशन, इसका मतलब होता है वंचित करना। वंचित करना का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कोई फ्रॉड करके, इल्लीगल एक्टिविटी करके नागरिकता प्राप्त की है, या वो देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ गया है, आतंकवादियों से जुड़ गया है, या उसे भारतीय संविधान में आस्था नहीं रही है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी नागरिकता से उन्हें वंचित कर देता है भारत सरकार। तो 3 तरीके बताए गए हैं इसमें जिसके द्वारा किसी की नागरिकता भारत में समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन बी रहेगा, और यहाँ पर 3 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप एंड्स व्हेन द नंबर ऑफ कंजुगेटिव ईयर्स ऑफ स्टे आउट। मतलब कोई व्यक्ति लगातार कितने साल तक बाहर रहे इंडिया से तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि 7 साल तक, 7 ईयर्स तक यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है लगातार तो उसकी भारत से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर है 7 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारे ये दिए गए हैं कैसे नागरिकता समाप्त होती है। तो रेनाउंसिएशन के द्वारा और टर्मिनेशन के द्वारा, डिप्राइवेशन के द्वारा। लेकिन इसमें जो है इसका टाइम ये पूछा गया है कितने साल तक लगातार बाहर रहें, तो उसका है आंसर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक कोई बाहर रहता है लगातार तो भारत की नागरिकता खो देगा। ये पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, इसके स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं। तो अब इसको आपको देखना, ही मस्ट हैव बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, अगर वो भारत में जन्मा है तो उसे बाई बर्थ जो है नागरिकता मिल जाएगी, सही है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यदि उसके पेरेंट्स जो है भारत के हैं या भारत में जन्मे हैं तो उससे, ये हमारा है। फिर क्या है, ये भी सही है, पेरेंट्स अगर भारत के नागरिक हैं तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है ही मस्ट हैव बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। मतलब
वो व्यक्ति साधारण रूप से भारत में कम से कम 5 साल से रह रहा हो या 5 साल से ज़्यादा रह रहा हो, मतलब मिनिमम 5 इयर्स उसने इंडिया में लगातार रहा हो, तो वो भी नागरिक बन सकता है बाय नेचुरलाइजेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है ही मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर वेरिफिकेशन, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट हों वो एकदम करेक्ट हों, अनलीगल रूप से वो भारत में ना आया हो, इलीगल रूप से भारत में ना आया हो। ठीक है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड एबल हो, उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सकता हो, तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसी से जो है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सिटीजनशिप, तो ये हमारा जो सिटीजनशिप है भारतीय संविधान के भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 पार्ट 2 में जो है भारतीय नागरिकता का वर्णन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 2 के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है, तो ये सभी आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया है अभी पहले एक टेबल के द्वारा, तो इन आर्टिकल्स को आप देख लीजिए और याद करिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन टाइप का है। कभी कभी इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक जो है एसर्शन दिया रहता है और एक उस मतलब कथन और जो है उसका कारण, ये हमारा कथन दिया है और ये कारण दिया है। ठीक है, रीजन क्या है उसका, तो इस टाइप से इसमें ये पूछा जाता है कि ये वाला जो इसमें दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और फिर इसमें ये देखते हैं कि जो इसमें बताया गया है उसको ये रीजन वाला एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का है। और ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो एसर्शन को हम लोग पढ़ते हैं। सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ओव एलिगेंस टू इट, जो सिटीजन्स हैं वो भारत के पूर्ण रूप से मेंबर हैं। भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो इनकम्प्लीट नागरिकता नहीं दी जाती, या तो आप यहाँ के नागरिक हैं या यहाँ के नागरिक नहीं हैं, बस एक ही प्रकार की भारत में नागरिकता होती है जिसका नाम है सिंगल सिटीजनशिप। तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो उसका इंडिया का फुल मेंबर है, कंप्लीट फुल अथॉरिटी है उसके पास, मतलब वो फुल फ्लेज्ड मेंबर है इंडिया का। करेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जो नागरिक हैं वो 2 प्रकार के, एक सिटीजन है, एक हमारा सिटीजन नागरिक है ये वाला, और दूसरा है एलियंस। एलियंस मतलब जो है हमारे बाहरी लोग हैं, ठीक है, फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रहते हैं, एलियंस हैं, बाहरी हैं, तो 2 प्रकार के। तो जो सिटीजन्स हैं वो फुल मेंबर है इंडिया के। ठीक, रीजन क्या है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो भारत के नागरिक हैं वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, मतलब उन्हें मिले हुए हैं। तो ये सही है, करेक्ट है, क्योंकि इंडिया में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे सिविल राइट्स भी हैं और पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब है कि हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी हमारे पास है तो, और हम वोट भी डाल सकते हैं अगर हमारे पास एलिजिबिलिटी है तो। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, बट ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता, क्योंकि जो विदेशी होते हैं, एलियंस होते हैं, उनको भी कुछ जो है सिविल राइट्स मिले होते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखें, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 के तहत, आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, 29 के तहत और 30 के तहत जो हमारे आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29 और 30, इनके तहत जो अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, ठीक है, विदेशियों को नहीं है। तो कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो अगर बाहरी भी है उन्हें भी प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल जो है 20 है, तो ये जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी प्राप्त है। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यानी कि असर्शन और रीजन करेक्ट हैं, बट जो रीजन है वो असर्शन को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहां पर जो है जो OCI कार्ड धारक हैं, जिनके पास OCI कार्ड है, मतलब कि जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, विदेशी नागरिक हैं, लेकिन वो भारत में आकर के कुछ काम कर रहे हैं
या यहाँ पर जो है कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है OCI कार्ड इशू किया जाता है। तो उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। अब ये दिया जा रहा है कि द कैटेगरी ऑफ OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाज इंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें संशोधन किया गया और फिर OCI कार्ड धारकों का एक कॉन्सेप्ट लाए। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से साल ऐसा संशोधन हुआ था जिसमें OCI का प्रावधान आया था। तो इसका आंसर है 2005। हमारा जो 1955 का एक्ट है इसमें 5 टाइम्स हमने अमेंडमेंट किए हैं। तो जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, उसके तहत ये आया था। तो इसमें हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का हमने बता दिया। अब इसमें ये स्कीम है हमारी एक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन अगस्त 2005 में इसको लाए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परकुलेट्स इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम गेटिंग डुअल सिटीजनशिप। मतलब यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इसमें क्या है, डाइल्यूट कर रहे हैं इसे। क्यों? क्योंकि जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी कुछ थोड़े प्रावधान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को है कि यहाँ पे थोड़ा डुअल सिटीजनशिप की बात आ रही है, जो कि कुछ जो बाहरी लोग हैं उन्हें कुछ काम करने का अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, बस यहाँ से थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो आप। तो इसमें ये करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ द OCI इज नॉट ट्रू इंडियन। देखो यहाँ पर लिखा है कि OCI इज नॉट ट्रू इंडियन। ये भारत के लोग नहीं हैं, बस भारत में काम कर सकें, एजुकेशन ले सकें, ठीक है, इसके लिए ये कार्ड मिल रहा है। अच्छा, इसमें यह भी है कि सिटीजनशिप बिकॉज इट हैज अदर लिमिटेशंस। इसमें लिमिटेशंस क्या हैं कि सच एज नो फ्रीडम टू वोट। ये लोग वोट नहीं डाल सकते। जिनके पास OCI कार्ड है वो लोग भारत में वोट डालने की फ्रीडम नहीं रखते हैं। नो राइट टू होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये जो संवैधानिक पद हैं उन पर नहीं बैठ सकते हैं। मतलब जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उन पर भी ये लोग नहीं बैठ सकते हैं, उन पर सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है, एंड नो अपॉर्चुनिटी टू परचेस एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं। ये रेजिडेंशियल होम तो बना सकते हैं रहने के लिए, ठीक है, रेजिडेंशियल लैंड खरीद सकते हैं, बट ये लोग एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं, इसलिए ये इंडिया के ट्रू नागरिक नहीं है, ठीक है। और यहाँ से भी स्पष्ट है कि ओवरसीज विदेशी देशों के नागरिक हैं जो इंडिया में आकर के रहेंगे। तो ये कार्ड योजना जो आई, ये कब आई, 2005 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब जो हमारा सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। पार्ट टू में आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 5 to 11, ये जो है हमारा सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। यहाँ पर आपको नागरिकता का जो है वर्णन मिलता है पार्ट 2 के आर्टिकल 5 से 11 के बीच। तो इसका आंसर रहेगा सी, आर्टिकल 5 to 11। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इज। अगर कोई नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर आकर के रहने लगा है और उसका जो टाइम हमने डिसाइड किया है कि लगातार 5 सालों से रह रहा हो तो वो, और इसके कागज मेंटेन हो, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है नेचुरलाइजेशन मेथड से इस होता है। अब इसमें बाई बर्थ एक अलग मेथड है। फोर्सफुली कोई जो है भारत का नागरिक बनेगा नहीं, किसी को दबाव डाल करके नहीं बनाना है। हेरिडिटी का अलग है, बाई डिसेंट होता है वो। तो ये हमारे दोनों, ये वाला हमारे में है बाई बर्थ मेथड, इसमें बाई नेचुरलाइजेशन पूछा गया है। तो ये सही तो है, बाई बर्थ बन जाएगा, लेकिन इसका नहीं है, इसलिए ये नहीं ऑप्शन होगा। दूसरा फोर्सफुली वाला तो गलत है, क्योंकि हम किसी पर दबाव डाल करके उसे भारत का नागरिक नहीं बनाएंगे। और हेरिडिटी का मतलब होता है हम लोग बाई डिसेंट, हमने एक मेथड रखा है बाई डिसेंट। तो इस तरीके से ये हमारे इस ऑप्शन में बाई बर्थ, फोर्सफुली और हेरिडिटी ये आंसर नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर है बाई सिलेक्शन।
ये हमने यहाँ पे बता दिया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन है? तो एक लाइन का आंसर इसका, भारतीय संविधान में ओनली वन टाइप की जो है नागरिकता, और वो कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप। तो इसका आंसर रहेगा सी, सिंगल सिटीजनशिप। अब यहाँ पे अगर हमारा यूएसए कंट्री होता, कौन सी कंट्री होती? यूएसए, तो वहाँ पर रहती ड्यूअल सिटीजनशिप, डुअल। वहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों की सिटीजनशिप होती है, स्टेट की भी होती है और केंद्र की भी होती है। लेकिन इंडिया और आपका कनाडा और आपका इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, यहाँ पर जो है क्या है? तीनों देशों में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में, कनाडा में, ब्रिटेन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, सिंगल सिटीजनशिप। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ईयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019। तो ये कहा जा रहा है कि 2009 में 19 में विच ईयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज अमेंडेड, तो कौन से साल का जो है वो अधिनियम था नागरिकता का, जिसे 2019 में संशोधित किया गया है। तो ये आपको पता है कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट बना था ये 1955 में बना था। इसी को हम लोग जो है बार बार संशोधित करते रहते हैं, अमेंडमेंट में करते रहते हैं। तो इसका आंसर है डी, 1955। क्वेश्चन नंबर 16 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको आपको समझना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कोड दिया गया है ये हमें इसमें कौन सा करेक्ट बनेगा ये देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। यहाँ पर केवल सिंगल वन सिटीजनशिप है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी हमारा ये करेक्ट नहीं है। ये सिटीजन बाय बर्थ ओनली मतलब ऐसा नहीं है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के जो 5 प्रकार हैं उनमें से किसी मेथड के द्वारा भारत का कोई व्यक्ति नागरिक बना हो तो फिर नागरिक बनने के बाद वो सब एक से हो जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। जबकि विदेशों में ऐसा है, जैसे यूएसए की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो राष्ट्रपति बनता है वो वही व्यक्ति बन सकता है जो वहाँ का सिटीजन जो बना हो वो बाई कौन से मेथड से बना हो? बाई बर्थ बना हो। मतलब जो है अमेरिका में जो व्यक्ति बने जन्म लिया है और उसके द्वारा उसने नागरिकता प्राप्त की है वही अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये है कि आपने किसी भी मेथड से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो तो फिर आप भारत के सभी नागरिकों के समान हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ओनली वर्ड आ गया। ओनली नहीं है, किसी भी मेथड से नागरिक बने आप हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। ए फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हाँ, तो इसका जो आंसर है हमारा ये फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब कोई एक विदेशी व्यक्ति है, उसने वहाँ की नागरिकता छोड़ दी है, तो वो फिर भारत का नागरिक बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसके संबंध में है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता नहीं रखता और उसके पास कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें लिख दिया कि ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड, ये फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप मतलब कोई एक विदेशी है जिसे हमने नागरिकता दे दी है, मतलब वो भारत का नागरिक बन चुका है। द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फॉर इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो फिर उसे किसी वजह से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। मतलब फिर हम उसे जो है क्या है कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा। यदि उसको नागरिक बन गया है तो अब सब एक जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए आंसर रहेगा 1 और 3।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए पर्सन कैन नॉट लूज सिटीजनशिप थ्रू। कौन सा ऐसा इनमें से मेथड है जिसके द्वारा भारत से नागरिकता उसकी समाप्त नहीं होती है, ये बताना है। तो फॉरेन अडेप्टेशन, इसका मतलब है कि वो विदेशी नागरिक बन गया है। अगर विदेशी बन गया है तो इससे तो उसकी नागरिकता भारत की चली जाएगी। विदेशी एडॉप्ट हो गया, विदेश को फॉरेन को एडॉप्ट कर लिया है, विदेशी नागरिक बन गया है, तो भारत से उसकी नागरिकता चली जाएगी। अब रिनाउंसिएशन मतलब इसको त्याग करके, यदि त्याग दिया है तो इससे भी नागरिकता चली जाती है। एक्विजिशन ऑफ अनदर सिटीजनशिप, अन्य देश की जो है नागरिकता ले ली है तो इससे भी चली जाएगी। तो ये तीनों मेथड से चली जाएगी। और ये लास्ट ऑप्शन क्या है, इंडिविजुअल एबिलिटी। तो इंडिविजुअल एबिलिटी, कोई ऐसा भारत में नागरिकता समाप्त होने का कोई प्रावधान इस तरीके का नहीं है। इस तरीका का कोई मेथड नहीं है कि इंडिविजुअल एबिलिटी, उसका नॉलेज चेक करा जाए नागरिकता समाप्त करने के लिए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो है इसका आंसर बनेगा। मतलब इन तीनों मेथड से भारत की नागरिकता जा सकती है, लेकिन ये जो है कोई मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप। तो इसमें से कौन से ऐसे तरीका हैं या मेथड है जिससे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग सकता है या उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो रिनाउंसिएशन, त्याग कर, ये है हमारे संविधान में। टर्मिनेशन, समाप्ति के द्वारा, ये भी है हमारा समाप्ति द्वारा। फिर है डिप्राइवेशन, मतलब वंचित कर देना, तो ये भी हमारा जो है संविधान में है। तो तीन के तीनों जो है ये हमारे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रावधान है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की भारत में नागरिकता समाप्त होती है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो कितने तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, आपको बता दिया है 5 टाइप से, 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज इंडियंस कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब जो हमारा ओवरसीज इंडियंस है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, यदि उन्हें वोट देना है इलेक्शन में तो उन्हें भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। देयर नेम्स मस्ट फिगर इन इलेक्टोरल रोल। जो चुनाव आयोग का जो दस्तावेज होता है जिसमें वोटरों की जो है लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट जो बोलते हैं जिसको, उसे इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उसमें उसका नाम होना चाहिए। मतदान सूची में जो है क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए मतदान सूची में। तो मतदान सूची में अगर किसी का नाम है, भारत का नागरिक है, तो उसे वोट देने को मिलेगा। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया, और वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ई वोटिंग अगर नहीं होना है तो फिर वो कैसे वोट करेगा। तो वोट करने के लिए उसे इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, पोस्टल ऑर्डर से, प्रॉक्सी वोटिंग से, जैसे जो कॉन्सेप्ट है हमारा पोस्टल बैलेट का, पोस्टल बैलेट का जो होता है ये इनके लिए होता है जो हमारे जो आर्मी पर्सनल होते हैं, ठीक है, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करता है, उनके लिए, सभी एनआरआई के लिए नहीं है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन। तो ये लोग जो है तभी वोट डाल सकते हैं जब वो इंडिया में प्रेजेंट हों। और जो कुछ लोग हैं जो आर्मी पर्सनल हैं या कुछ ऐसी सर्विसेज में है कि उन्हें विदेश रहना जरूरी पड़ जाएगा, तो उन लोगों के लिए जो है हमारे पास पोस्टल बैलेट्स और जो है प्रॉक्सी वोटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से इसके जो है स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला, यानी कि ए पार्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल जो है 20 क्वेश्चन किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इन सारे क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं और समझ आ जाता है तो आप जो भारत के संविधान का पार्ट 2 जिसको नागरिकता बोलते हैं, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसी टाइप से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए। और हमारे इस जो लेक्चर हमने ये दिया है यहाँ पे, इसके जो ये सारे नोट्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल जो है एसएससी प्रैक्टिस मॉक का, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।